नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्रभावती पाठशाला में। आज हम शुरू करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। हम इसको जितना आसान भाषा में हो सकेगा उतनी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखो, इंट्रो जान लेंगे हम इसका कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ काफ़ी डायनेमिक सब्जेक्ट है। ये बेसिकली सरकार की उन पावर्स के बारे में है जो वो डेली लाइफ में एक्सरसाइज करती हैं और उन लिमिट्स के बारे में भी जो उन्हें कंट्रोल करती हैं। हम इसकी डिफिनीशन देख लेंगे। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये वक्त के साथ बदलता रहता है, लेकिन कुछ बड़े जूरिस्ट्स ने इसे अपनी अपनी भाषा में समझाया है। जैसे आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। मतलब आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज कैसे बनती हैं उनके पास क्या पावर्स हैं और उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। मतलब ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेशन रखता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करता है, पावर, और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की ड्यूटीज को डिटरमाइन करता है। दो और जूरिस्ट हैं, केसी डेविस और वेड। डेविस ने फोकस किया प्रोसीजर और कंट्रोल पर। उनके अनुसार एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो कानून है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की पावर्स और प्रोसीजर्स को कंट्रोल करता है, खास करके उनका जुडिशियल रिव्यू। और वेड के अनुसार ये कानून जो होते हैं वो गवर्नमेंट पावर्स को कंट्रोल करने का एक सिस्टम है। इसका मेन मकसद ये इंश्योर करना है कि सरकार अपनी लिमिट के अंदर रहे। फिर स्कोप, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का स्कोप आज के वेलफेयर स्टेट में बहुत बड़ा है। अब सरकार जो है वो सिर्फ पुलिस और टैक्स तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो एजुकेशन, हेल्थ और बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। तो इसका स्कोप हम ऐसे पॉइंट्स में देख सकते हैं जैसे रूल मेकिंग, एडजुडिकेशन, कंट्रोल और डिस्क्रिशनरी पावर। इसको अगर थोड़ा डिटेल में हम समझने की कोशिश करें तो देखो, रूल मेकिंग क्या है कि पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर छोटे कानून की डिटेल रखे, इसलिए वो मुख्य कानून जिसको पेरेंट एक्ट कहते हैं वो बनाती है और उसमें डिटेल्स भरने की पावर्स एडमिनिस्ट्रेशन को दे देती है। और इसे क्या कहते हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। फिर एडजुडिकेशन क्या होता है? देखो, आजकल डिस्प्यूट्स सिर्फ कोर्ट्स में नहीं सुलझाते। आजकल कई सारे डिस्प्यूट्स होते हैं जो सिर्फ कोर्ट्स में नहीं सुलझ सकते। तो कई सारे ऐसे ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं जिनके पास जज जैसी पावर्स होती हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और ऐसे कई सारे।
कंपनी लॉ के लिए भी उसका अलग से ट्रिब्यूनल बनाया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये देखता है कि ये बॉडीज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो कर रही हैं या नहीं। फिर कंट्रोल मतलब जुडिशियल कंट्रोल, मतलब जुडिशियल रिव्यू। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे तो कोर्ट्स उसे कैसे रोकती हैं? देखो, आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में रिट्स के लिए प्रोविजन दिए गए हैं, जैसे हेबेस कॉर्पस, मंडामुस आदि। इनके जरिए एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल रखा जाता है। फिर डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है? देखो, ऑफिसर्स को कई बार सिचुएशन देखकर फैसला लेना पड़ता है। जिसको डिस्क्रेशन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये इंश्योर करता है कि ये डिस्क्रेशन कहीं आर्बिट्ररीनेस तो नहीं बन जाता। मतलब दो चीज़ें हैं, एक डिस्क्रेशन मतलब मर्जी, पर वहीं पर आर्बिट्ररीनेस जो होता है वो मन मर्जी होता है। अब रूल ऑफ लॉ पढ़ेंगे हम, डाइसी का रूल ऑफ लॉ। पर ये पढ़ने से पहले हमें एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, इसमें देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो देश का सुप्रीम लॉ है, जो तीनों ब्रांचेस मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के स्ट्रक्चर और फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। वहीं पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है सिर्फ एग्जीक्यूटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस करता है और ये देखता है कि वो डेली बेसिस पर कैसे काम कर रही हैं। एच.एन. शीरवई ये बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो बिना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अधूरा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को वैलिडिटी देता है। अब हम आगे पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ, डाइसीज रूल ऑफ लॉ। एवी डाइसी का रूल ऑफ लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सबसे बुनियादी मतलब फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। डाइसी जो थे एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे। उन्होंने अपनी किताब इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 1885 में लिखी गई थी, में इसको डिटेल में समझाया हुआ है। डाइसी के मुताबिक रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ जो है वो सबसे ऊपर है और कोई भी इंसान या सरकार कानून से बड़ा नहीं है। इसके 3 पिलर्स हैं। रूल ऑफ लॉ के 3 पिलर्स: सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। अब इसको हम अलग अलग करके आसान से समझेंगे जल्दी से। देखो, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ मतलब अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, मतलब मन मर्जी शक्ति की अनुपस्थिति। देखो, इसका मतलब है कि देश में सिर्फ कानून की चलती है, किसी व्यक्ति की मनमर्जी नहीं। किसी भी इंसान को
तब तक सजा नहीं दी जा सकती या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक उसने देश के किसी मौजूदा कानून, मतलब किसी एग्जिस्टिंग लॉ का वायलेशन ना किया हो। ठीक है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से किसी को जेल में नहीं डाल सकता। सजा देने के लिए कानून का तोड़ना जरूरी है और वो कोर्ट में प्रूव होना चाहिए। फिर दूसरा पिलर क्या आता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का। डाइसी का मानना था कि देश का जो लॉ होता है वो सब पर बराबर लागू होता है, चाहे वो एक आम नागरिक हो या कोई बड़ा सरकारी अफसर, सभी एक ही कानून के दायरे में आते हैं। फिर इसमें डाइसी फ्रेंच सिस्टम को क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि वहां जो सरकारी अफसरों के लिए थे वो अलग कोर्ट्स और अलग कानून थे। डाइसी चाहते थे कि सभी के लिए एक ही कोर्ट और एक ही कानून हो। थर्ड पिलर है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के राइट्स का सोर्स नहीं है, बल्कि वो कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों का रिजल्ट है। ये किनका मानना था? डाइसी का। डाइसी के अनुसार ये कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों के राइट्स का सोर्स नहीं है, बल्कि वो कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों का रिजल्ट है। इसको हम थोड़ा और आसान करके समझेंगे। देखो, उनका कहना था कि राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच तभी असली है जब कोर्ट्स उन्हें इन्फोर्स करती हैं। सिर्फ पेपर पर लिख देने से कुछ नहीं होता। मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को कम आंक करके, बल्कि जुडिशियल रिजल्ट को ज़्यादा महत्व देते थे, जुडिशियल डिसीजंस को ज़्यादा महत्व, कि ये तभी लागू किए जा सकते हैं जब उन पर जुडिशियल डिसीजंस आवे। पर इंडियन कंटेक्स्ट में क्या है? इसका इंडियन कंटेक्स्ट ये है, इंडिया में हम थोड़ा अलग हैं। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ ऑल राइट्स। मतलब कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोपरि है, संविधान ही सर्वोपरि है। देखो, हमने डाइसी के पहले 2 पॉइंट्स तो लिए हैं, पर तीसरा पॉइंट हमारे यहाँ उल्टा है। अब हम आगे पढ़ेंगे डाइसी के रूल ऑफ लॉ का क्रिटिसिज्म। हाँ, डिस्क्रेशनरी पावर्स। आज के कॉम्प्लेक्स जमाने में ऑफिसर्स को थोड़ी मर्जी देनी पड़ती है, थोड़ी तो डिस्क्रेशन देनी ही पड़ती है, जो कि डाइसी के अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर के खिलाफ है। उनका ये कहना था कि बिल्कुल भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होनी चाहिए। फिर अगला क्रिटिसिज्म है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखो, आजकल एडमिनिस्ट्रेशन खुद रूल्स बनाता है, और जो कि यह भी डाइसी को पसंद नहीं था। फिर हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल्स की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जैसे कैट या एनजीटी, ये सारी चीज़ें ऑर्डिनरी कोर्ट से अलग हैं। पर डाइसी का मानना था, डाइसी का ये कॉन्सेप्ट था वन कोर्ट फॉर ऑल। पर जैसे एमपीएमएलए कोर्ट, वो भी अलग से कोर्ट हो गया। डाइसी चाहते थे कि सब लोगों का एक ही कोर्ट हो, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास जुडिशियल पावर्स ना हो। अब हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखो,
थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोकतंत्र की नींव है। इसका बेसिक मतलब है कि सरकार की सारी ताकत एक ही हाथ में नहीं होनी चाहिए, वरना वो इंसान या संस्था जो है वो डिक्टेटर बन सकती है। तो हम सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर्स की ओरिजिन और हिस्ट्री देखेंगे। देखो, हालांकि इसका जो जिक्र है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, वो अरिस्टोटल ने पहले ही कर दिया था, पर इसे जो असली पहचान मिली वो 18th सेंचुरी में फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू के द्वारा मिली, जिन्होंने अपनी किताब में इसका वर्णन किया। किताब का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जो कि 1748 में लिखी गई थी। मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि जब एक ही इंसान ने बॉडी के पास कानून बनाने और उसे लागू करने की पावर होती है तो आज़ादी खत्म हो जाती है, जो लिबर्टी होती है वो छिन जाती है। इसके भी 3 पिलर्स हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर, इसका काम कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, इसका काम उन कानूनों को देश में लागू करना, मतलब इम्प्लीमेंटेशन। ये लॉ मेकिंग, ये इम्प्लीमेंटेशन। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन। फिर बात आती है जुडिशरी की, न्यायपालिका। इसका काम है कि कानून की व्याख्या करना, मतलब ये डिस्प्यूट सॉल्व करता है। फिर ये है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन, और जुडिशरी के काम है इंटरप्रिटेशन एंड जस्टिस। अब चेक्स एंड बैलेंसेस। देखो, आज के मॉडर्न ज़माने में जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है वो मुमकिन नहीं है, इसलिए चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट आया। इसका मतलब है कि तीनों ब्रांचेस एक दूसरे पर नज़र रखती हैं ताकि कोई अपनी लिमिट क्रॉस ना करे। एग्जाम्पल देखें, अगर कोई लेजिस्लेचर ऐसा कानून बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो जुडिशरी उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके रद्द कर सकती है। इंडियन कंटेक्स्ट देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स का। इंडिया में हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन फॉलो नहीं करते जैसे कि यूएसए में होता है। हमारे यहाँ फंक्शनल ओवरलैप होता है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में रिलेशन, हमारे मिनिस्टर्स जो कि एग्जीक्यूटिव में आते हैं वो पार्लियामेंट जो कि लेजिस्लेचर है के ही सदस्य होते हैं, और बिना एमपी बने कोई लॉन्ग टर्म तक मिनिस्टर नहीं रह सकता। आर्टिकल 50 क्या बताता है और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या दिया गया है, ये जल्दी से जान लेंगे हम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 कहता है कि स्टेट को जुडिशरी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 क्या कहता है कि जो स्टेट होता है उसको जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं बेसिक स्ट्रक्चर में भी बताया गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसे पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकती है।
इस थियरी की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, इंडिविजुअल लिबर्टी, एफिशिएंसी, प्रिवेंट्स डिस्पोटिज्म और जुडिशियल इंडिपेंडेंस। इंडिविजुअल लिबर्टी मतलब ये नागरिकों की आज़ादी को बचाता है। एफिशिएंसी मतलब हर ब्रांच अपने काम में एक्सपर्ट हो जाती है। प्रिवेंट्स डिस्पोटिज्म मतलब कि किसी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति को भगवान बनने से रोकता है, कि जिसके पास सारी ही शक्ति हो। जुडिशियल इंडिपेंडेंस मतलब इससे जज बिना किसी डर या दबाव के फैसला सुना पाते हैं। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एच एम शीरवई, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द शैडो ऑफ डाइसी, इस कॉन्सेप्ट के बारे में जिसमें द पोजीशन ऑफ जुडिशरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी दी गई है। थैंक यू सो मच।